हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांगलू क्लैन जैसे फिफ्थ मेरिडियन के एक डीमन क्लैन माना जाता था। तो उसके ऊपर फिफ्थ मेरिडियन के साथ साथ बाकी सभी मेरिडियंस के इमोर्टल कल्टीवेटर भी कब्जा करना चाहते थे। और जब वो इमोर्टल कल्टीवेटर वांगलू क्लैन को खत्म करने के लिए जियानिंग और जियानु की मदद से वांगलू डीमन क्लैन में अपनी आर्मी भेजते हैं, तो एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे वांगलू क्लैन को बचाते हुए उन इमोर्टल्स की सारी आर्मी को ही खत्म कर दिया था। और इस सब के बारे में एक डिमोनिक लेडी को भी पता चलता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से वांगलू डीमन क्लैन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। और इसी बारे में पता लगाने के लिए वो वांगलू डीमन क्लैन की तरफ निकल गई थी। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जैसे ही वो डिमोनिक लेडी जिसका नाम जी वैन था, वो वांगलू डीमन क्लैन के आउटर एरिया में पहुंचती है, तो उसे वहां पे काफी ज्यादा पावरफुल डिमोनिक ऑरा महसूस होता है, जिसे महसूस करके वो अपने मन में ही कहती है, मेरा अंदाजा ठीक था, वांगलू डीमन क्लैन में कोई बाई से बहुत ज्यादा पावरफुल डिमोनिक कल्टीवेटर आया है और उसने ही वांगलू डीमन क्लैन को इमोर्टल कल्टीवेटर से बचाया होगा। लेकिन ये वांगलू डीमन क्लैन वाले भी कम चालाक नहीं है, ये न जाने पिछले कितने सालों से यहाँ पे छुपे हुए हैं, लेकिन मैं इन्हें आज तक नहीं ढूंढ पाई। इवन मैं यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर्स का ऑरा तो महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता कि वांगलू क्लैन का गांव किस तरफ है। और अभी जीवन वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे वहाँ पे वांगलू डीमन क्लैन का फोर्थ यंग मास्टर दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे एक बड़ी सी कुकी खाते हुए जीवन की तरफ ही बढ़ रहा था। और साथ साथ वो वहाँ पे ये भी कह रहा था कि ये कुकी तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है, ऐसी टेस्टी कुकी तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाई। और जैसे जीवन की नजर वहाँ पे फोर्थ यंग मास्टर के ऊपर पड़ती है, तो वो वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहते कि यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आया है। और ये कहकर जीवन वहाँ पे फोर्थ यंग मास्टर की तरफ बढ़ते हुए उससे कहती है, यंग मास्टर क्या तुम जानते हो कि वांगलू डीमन क्लैन कहाँ पे है? और जीवन यहाँ पे जानबूझकर थोड़ा गुस्से से यंग मास्टर से पूछती है, ताकि यंग मास्टर डरते हुए उसे सब कुछ बता दे। लेकिन फोर्थ यंग मास्टर उल्टा वहाँ पे उसी से ही सवाल करते हुए पूछता है, तुम कौन हो? और हमारे वांगलू डीमन क्लैन में किसी भी आउटसाइडर का आना मना है, और मुझे तो अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता, फिर मैं तुम्हें अपने वांगलू डीमन क्लैन में क्यों लेकर चलूं? फोर्थ यंग मास्टर की ये बात सुनकर जीवन की नजर वहाँ पे फोर्थ यंग मास्टर के हाथ में पकड़ी हुई बड़ी सी कुकी के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में जीफू लिखा हुआ था। इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी से फोर्थ यंग मास्टर को अपनी चाल में फंसाते हुए कहती है, मेरा नाम जीफू है और अब तो तुम मेरा नाम जान गए हो ना, इसलिए प्लीज तुम मुझे वांगलू क्लैन की तरफ लेके चलो, क्योंकि वांगलू क्लैन में मेरे काफी सारे दोस्त आए हुए हैं और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जीवन ने ये हवा में ही तीर छोड़ा था, जो कि सही जगह पे जाके लगता है, क्योंकि एक तो फोर्थ यंग मास्टर ने जीफू नाम कहीं सुन रखा था, जो कि और कहीं नहीं उसकी कुकी के ऊपर ही लिखा हुआ था। और ऊपर से फ्रेंड्स के बारे में सुनकर फोर्थ यंग मास्टर को ऐसा लगता है कि शायद ये लड़की यहाँ पे एंसेस्टर ज़ू और उनके डिसेबल्स के बारे में बात कर रही है। और बेचारा फोर्थ यंग मास्टर वहाँ पे जीवन की बातों में आते हुए उसे कहता है, हाँ मैं तुम्हारा नाम अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम कहाँ सुना है ये मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं इस नाम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, जिसका मतलब है कि तुमको ये आउटसाइडर नहीं हो, बल्कि हमारे ही वांगलू डीमन क्लैन के एक हिस्सा हो। और ये कहकर फोर्थ यंग मास्टर उसे वहाँ पे अपने पीछे आने के लिए कहता है, जो देखकर जीवन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है, इस पागल लड़के को बेवकूफ बनाना तो बहुत ही ज्यादा इजी था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वांगलू डीमन क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फोर्थ यंग मास्टर भी जीवन को लेकर वहाँ पे पहुंच चुका था। और फोर्थ यंग मास्टर के साथ वहाँ पे एक आउटसाइडर लड़की को देखकर वहाँ पे वांगलू डीमन क्लैन के सभी लोग उस लड़के को काफी गौर से देख रहे थे। वहीं जीवन भी वहाँ पे उन सभी को काफी गौर से देखते हुए आगे बढ़ रही थी, पर उसे अभी तक भी वहाँ पे कोई डिमोनिक कल्टीवेटर नहीं मिला था। इसलिए वो अपने मन में कहते हैं कि ये सभी के सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा बेकार हैं, इनमें से कोई भी हमारे डीमन क्लैन का कल्टीवेटर नहीं लग रहा। लेकिन फिर आखिर इन लोगों की इमोर्टल कल्टीवेटर से जान किसने बचाई थी? मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे यहाँ पे अपने डीमन क्लैन का कोई पुराना दोस्त मिल जाए, जो कि मेरे डीमन क्लैन के बाकी दोस्तों को बचाने में मेरी मदद कर सके। और अभी जीवन वहाँ पे ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ पे वांगलू डीमन क्लैन की कुछ लेडीज की नजर वहाँ पे जीवन के ऊपर पड़ती है। और फोर्थ यंग मास्टर के साथ वहाँ पे एक इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखकर वो लेडीज वहाँ पे फोर्थ यंग मास्टर से सवाल करते हुए पूछती है, फोर्थ यंग मास्टर आपके साथ ये खूबसूरत लड़की कौन है? और लेडीज की ये बात सुनकर फोर्थ यंग मास्टर अचानक ही वहीं पे रुक जाता है, और जीवन जो कि वहाँ पे कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रही थी, वो सीधा वहाँ पे फोर्थ यंग मास्टर के साथ जा टकराती है। वहीं फोर्थ यंग मास्टर वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे उन लेडीज को जवाब देते हुए कहता है कि ये आप सभी की बहू है। फोर्थ यंग मास्टर की ये बात सुनकर उन सभी लेडीज को वहाँ पे एक झटका लगता है, और वो सभी हैरान होते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा, फोर्थ यंग मास्टर ने अपने लिए लड़की चुन ली है, ये तो वाकई हमारे वांगलू डीमन क्लैन के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये कहकर अचानक उन सभी लेडीज ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जीवन को चारों तरफ से घेर लिया था, और उसे कहते हुए सभी उसे वहाँ पे कांग्रेस कहने लगे थे। साथ साथ वो लेडीज वहाँ पे ये भी कह रही थी कि फोर्थ यंग मास्टर ने तो अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की को चुना है, जबकि फोर्थ यंग मास्टर जीवन को वहाँ पे फंसा कर खुद चुपके से वहाँ से पीछे हो जाता है। वहीं वो लेडीज वहाँ पे जीवन से सवाल करते हुए पूछती है, लड़की आखिर तुम कौन से क्लैन से हो, और तुम्हारी मुलाकात हमारे फोर्थ यंग मास्टर के साथ कैसे हुई? और इसी तरह वो सभी लेडीज वहाँ पे एक एक करके जीवन के ऊपर सवालों की बरसात करने लगी थी, जबकि जीवन तो वहाँ पे गुस्से से फोर्थ यंग मास्टर की तरफ देख रही थी, जो देखकर वहाँ पे एक हेल्दी लेडी उससे कहती है, ओफो कितना ज्यादा प्यार है, अभी भी ये बस यहाँ पे फोर्थ यंग मास्टर को ही निहारे जा रही है। वहीं फोर्थ यंग मास्टर को तो इस सबसे कोई परवाह ही नहीं थी, वो तो बस वहाँ पे मजे से अपनी कुकी खाने में लगा हुआ था। जो देखकर वो लेडी जीवन से कहती है कि तुम अपने फोर्थ यंग मास्टर को बाद में देख लेना, पहले हमारे सवालों का जवाब तो दे दो। लेकिन जीवन तो अभी भी वहाँ पे फोर्थ यंग मास्टर को ही देखे जा रहे थे। जो देखकर वो लेडीज वहाँ पे जीवन से कहती है कि भले हमारे फोर्थ यंग मास्टर दिखने में इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन वो दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेंगे। जिसपे जीवन उन सभी को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है कि आप सभी को कोई गलतफहमी हो रही है, मैं उसकी कोई वाइफ नहीं हूँ।
हूँ, जिसपे एक लेडी पीछे से उसे मारते हुए कहती है कि मजाक मत करो, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम फोर्थ यंग मास्टर को अपना दिल दे बैठी हो, तुम्हारी नजरों में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और मैं दुआ करती हूँ कि बहुत जल्द तुम दोनों के बच्चे हो जाए ताकि हम लोग भी तुम्हारे बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें दादी का प्यार दे सके। ये देखकर जीवन वहाँ पे अपने मन में कहती है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुकी रही तो ये लोग यहीं पे मेरे बच्चे पैदा करवा देंगे, इसलिए मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन वो लेडीज थी कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और तभी वो सभी लेडीज वहाँ पे आपस में मशवरा करते हुए कहते हैं कि हमें इस लड़की को अपने फोर्थ यंग मास्टर के लिए तैयार करना चाहिए, जिसपे फोर्थ यंग मास्टर भी बच्चों की तरह ताली बजाकर खुश होते हुए कहता है हाँ मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग इसे तैयार करो और इसे बिल्कुल दुल्हन की तरह रेड ड्रेस पहनाना। अब ये सब सुनकर तो जीवन वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए उन सभी लेडीज को खुद से दूर कर देती है। पर जीवन वहाँ पे उन सभी लेडीज से कुछ कह पाती उससे पहले ही उसे वहाँ पे बन्नी क्रो की आवाज आती है, जो कि वहाँ पे निंग्यू की बनाई हुई पेस्ट्रीज को खाकर उसकी तारीफ करते हुए कह रहा था, निंग्यू जैसी कमाल की पेस्ट्रीज और कोई भी नहीं बना सकता, जल्दी से एक छोटी सी और बाइट ले लेता हूँ, वैसे भी बॉस को भी भूख नहीं होगी, अगर मैं ये पूरी पेस्ट्री भी खा लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं जीवन तो वहाँ पे बन्नी क्रो को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी, पर बन्नी क्रो उसे देखकर भी वहाँ पे नहीं पहचान पाता और वो चुपचाप वहाँ पे मजे से अपनी पेस्ट्री खाते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जबकि जीवन ने तो वहाँ पे बन्नी क्रो को अच्छी तरह से पहचान लिया था, इसलिए अचानक ही वो वहाँ पे भागकर बन्नी क्रो के पास आते हुए उसे हक करके वहाँ पे जोर जोर से रोने लगी थी और साथ साथ उसे वहाँ पे ये भी कह रही थी, लॉर्ड आप कहाँ चले गए थे, मैं न जाने पिछले कितने हजारों सालों से आपको ढूंढ रही थी और आज फाइनली जाकर आप मुझे मिले हो। और ये कहकर जीवन वहाँ पे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बन्नी क्रो जीवन को अपने साथ अपने घर ले आया था और अब बन्नी क्रो ने वहाँ पे काफी हद तक जीवन को शांत भी करवा दिया था और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे जीवन को पहचान भी लिया था। असल में वो उसके क्लैन की एक पुरानी डिसेबल थी। जीवन वहाँ पे बन्नी क्रो को बताते हैं कि जब आप अपर रियलम से गए थे तब हमारे जैसे डिमोनिक कल्टिवेटर्स का अपर रियलम में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, इसलिए हम लोग चुपचाप वहाँ से माउंटेन एंड सी रियलम में आ गए, पर अभी हम लोग यहाँ पे खुशी से रह ही रहे थे कि ओल्ड मास्टर जे ने यहाँ पे 5, 4th और 3rd मटीरियल्स को एक साथ मिला दिया और जैसे ये तीनों मटीरियल्स दोबारा एक साथ मिली तो एक बार फिर से यहाँ पे इमोर्टल और डिमन कल्टिवेटर्स के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे हमारे डिमन कल्टिवेटर्स को ही हो रहा था, जिसकी वजह से पिछले कुछ 100 सालों में तो हमारे डिमन क्लैंस की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि इमोर्टल और डिमन कल्टिवेटर्स की जंग में इमोर्टल्स को तो कुछ नहीं होता था, लेकिन क्योंकि हमारे डिमन कल्टिवेटर्स तादाद में बहुत ही ज्यादा कम थे और ऊपर से हमारे पास पूरे रिसोर्सेज भी नहीं थे, इसलिए हमारे डिमन क्लैन के लोग धीरे धीरे यहाँ पे मरने लगे और इमोर्टल कल्टिवेटर्स उन्हें यहाँ पे अपना बंदी बनाते हुए उनसे अपना काम करवाने लगे और ये सब सिर्फ और सिर्फ उसी घटिया ओल्ड मास्टर जे की वजह से ही हो रहा है। अगर वो घटिया ओल्ड मास्टर नहीं होता तो हम लोग आपसे अलग ही ना होते और हमारे डिमन क्लैंस की आज जैसी हालत नहीं होती। गाइस ओल्ड मास्टर जे तो आपको याद ही होंगे जो कि हमारे एंसेस्टर्स के मास्टर थे, वहीं एंसेस्टर्स भी पीछे बैठे अपने मास्टर के बारे में सारी बातें सुन रहे थे, जो देखकर बन्नी क्रो वहाँ पे गुस्से से अपनी डिसेबल जीवन को चुप करवाते हुए कहता है, चुप हो जाओ पागल लड़की, तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगी और वैसे भी तुम ओल्ड मास्टर जे के बारे में जानते ही क्या हो, वो एक इनविंसिबल इमोर्टल कल्टिवेटर थे और हमारे इस प्यारे से वर्ड के लिए तो किसी गॉड से कम नहीं थे, क्योंकि वो हमारे इस प्यारे से वर्ड को बचाने के लिए एंशिएंट गॉड्स के साथ भी भिड़ गए थे, इसलिए तुम उन्हें ब्लेम मत करो, क्योंकि उनके ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, क्योंकि ओल्ड मास्टर जे एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं उनके बारे में इतना ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है उसके मुताबिक तो उन्होंने तो ये सब हम सभी की बेहतरी के लिए ही किया था। अगर वो ऐसा ना करते तो अब तक हम सभी लोग शायद मारे जा चुके होते, जिसपे जीवन भी वहाँ पे खड़े होते हुए अपने मास्टर जीवन से कहती है, लेकिन लॉर्ड ये सब तो आपने ही हमें बताया था कि ओल्ड मास्टर जे एक बहुत ही घटिया इंसान है और वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसपे बन्नी क्रो गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए उसे कहता है, पागल लड़की अपनी बकवास बंद करो, वो सारी पुरानी बातें थी और अब उन सभी के बारे में भूल जाओ। और ये कहकर बन्नी क्रो वहाँ पे धीमी आवाज में उसे कहता है, मेरी माँ चुप कर जाओ, तुम यहाँ पे अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगी। और ये कहकर बन्नी क्रो वहाँ पे जीवन को पीछे देखने के लिए कहता है और जब जीवन पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी नजर वहाँ पे एंसेस्टर्स के ऊपर पड़ती है जिन्हें निंग्यू चाय दे रही थी और उनके बाकी डिसेबल्स वहाँ पे अपने अपने कामों में मसरूफ थे। जीवन को वहाँ पे चुप देखकर एंसेस्टर्स कोल्टून में उससे पूछते हैं कि आगे क्या हुआ था, जिसपे जीवन थोड़ा गुस्से से एंसेस्टर्स से पूछती है कि अब तुम कौन हो, जिसपे एंसेस्टर्स की बजाय बन्नी क्रो गुस्से से उससे कहता है कि लड़की अपनी बकवास बंद करो, तुम अपने बॉस के बॉस से पूछ रही हो कि वो कौन है। बन्नी क्रो की ये बात सुनकर जीवन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, पर वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बन्नी क्रो को बताती है कि जब आप गायब हुए थे तो उसके बाद इमोर्टल और डिमन कल्टिवेटर्स की लड़ाई की वजह से हमारे डिमन क्लैन के तीनों मेजर एंसेस्टर्स भी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुके थे और हमारा डिमन क्लैन पूरी तरह से बिखर चुका था। उसके बाद सभी डिमन कल्टिवेटर्स ने अलग होकर अपने छोटे छोटे डिमन क्लैंस बनाना शुरू कर दिए और हर एक डिमन क्लैन अपने अपने कमजोर कल्टिवेटर्स के लिए कुछ मैजिकल आर्मर्स को बनाने लगे, जिन्हें पहनकर वो लो लेवल के डिमोनिक कल्टिवेटर्स भी काफी ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। लेकिन इसी बीच इमोर्टल कल्टिवेटर की नजर उनके मैजिकल आर्मर के ऊपर पड़ गई, जिन्हें इमोर्टल कल्टिवेटर्स ने हमसे एक जंग के बाद जीत लिया और उसमें उन लोगों ने हमारे काफी सारे डिमोनिक कल्टिवेटर्स को अपना बंदी भी बना लिया, जिनसे अब वो लोग माइनिंग करवा रहे हैं। अपने लोगों की ऐसी हालत के बारे में सुनकर बन्नी क्रो को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। क्या वो मेरे डिमन क्लैन के लोगों से माइनिंग करवा रहे हैं? ये सभी के सभी क्लैंस तो बहुत ही ज्यादा इवल हो चुके हैं, जिसपे जीवन भी सैड होते हुए कहती है कि मैंने उन सभी को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैं हर बार नाकाम रही, पर शुक्र है अब आप वापस आ चुके हो। अब हमारे ब्रदर्स जो कि स्टोन मैरो माइन में कैद है, हम उन्हें आजाद करवा लेंगे। जिसपे बन्नी क्रो गुस्से से चलाते हुए अपने
अपनी डिसेबल से कहता है कि अब तुम चुप रहो, अब सब कुछ मैं करूंगा। अगर मैंने उन सभी की हड्डी पसली तोड़ते हुए उन सभी को खत्म ना कर दिया तो मेरा नाम भी बन्नी क्रो नहीं। और ये कहकर बन्नी क्रो अचानक वहाँ पे सैड सा फेस बनाकर एसेस्टर ज़ू के पास जाते हुए उनसे कहता है, बॉस मेरे डिसेबल्स और मेरे ग्रैंड सन्स को वो लोग बहुत ही बुरी तरह से बुली कर रहे हैं, इसलिए क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हैं? मैं उन सभी को मार के अभी आपके पास वापस आ जाऊंगा। और अपने लॉर्ड को इस तरह से किसी और को बॉस कहते हुए देखकर जी वैन को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, क्या हमारे लॉर्ड ने किसी और पर्सन को अपना बॉस बना लिया है? लेकिन आखिर हमारे लॉर्ड ने ऐसा क्यों किया? और तभी एसेस्टर ज़ू वहाँ पे बन्नी क्रो को देखते हुए कोल्ड रूम में उससे कहते हैं, ओके तुम जा सकते हो, पर हम लोग भी तुम्हारे साथ आएंगे। ये सुनकर तो बन्नी क्रो वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें फिफ्थ मरीडियन की एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियानिंग और जियानू दोनों एक स्टॉल पे खड़े होकर मजे से कुछ खा रहे थे। और तभी जियानू वहाँ पे अपनी बहन जियानिंग से सवाल करते हुए पूछता है, सिस्टर आखिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अभी सबसे पहले हमें अपने क्लैन के टोकन को ढूंढकर अपने मोटल क्लैन को सबके बारे में जाकर बताना चाहिए? जिसपे जियानिंग वहाँ पे अपने भाई के सर पे मारते हुए उसे कहते हैं, बेवकूफ कहेंगे, हमारे मोटल क्लैन के इतने सारे लोग मारे गए हैं और अगर अब हम दोनों इस तरह से जिंदा वापस जाते हैं तो हमारे मास्टर हम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। इसलिए अभी हमारे लिए बेहतर ये है कि हम यहाँ पे इन्हीं लोगों के साथ मिक्स हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे मोटल और डिमन कल्टीवेटर्स के दरमियान फर्क करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आप बताओ क्या तुम अभी वापस जाना चाहते हो? जिसपे जियानू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी बहन की तारीफ करते हुए कहता है, सिस्टर आप वाकई बहुत ज्यादा ग्रेट हो, आज आपने एक बार फिर से अपने दिमाग का यूज करते हुए हम दोनों की जान बचा ली। जिसपे जियानिंग भी वहाँ पे अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये सब तो मेरे लिए आम बात है। और ये कहकर वो वहाँ पे उस स्टॉल वाले से और खाना मांगने लगी थी, जबकि उसने ऑलरेडी हाथ में काफी सारा खाना पकड़ा हुआ था। इन दोनों बहन भाइयों की अलग ही प्लानिंग चलती रहती है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें उसी स्टोन मैरो माइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स ने उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स को बंदी बनाया हुआ था और वो कल्टीवेटर्स वहाँ पे उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स से माइनिंग करवा रहे थे। और तभी वहाँ पे माइनिंग कर रहे डिमोनिक कल्टीवेटर्स में से एक अपने साथी मूफेंग से कहता है, इतना लंबा समय बीत चुका है लेकिन अभी तक भी जी वैन हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आई? और उस डिमोनिक कल्टीवेटर को वहाँ पे इस तरह से मूफेंग के साथ बात करते हुए देखकर वो इमोर्टल कल्टीवेटर उसे वहाँ पे एक हंटर के साथ मारते हुए कहता है, हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पे बातें करने के लिए नहीं बल्कि माइनिंग करने के लिए बुलवाया है। जो देखकर वो डिमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उन सभी लोगों से कहता है, भूलो मत के कभी तुम सभी लोग मेरे नौकर हुआ करते थे और आज तुम लोग मेरे साथ ही ऐसा सलूक कर रहे हो। और वैसे भी अभी न्यू ओनर के लिए वोट होना बाकी है, तो तुम लोग अभी से अपने आप को बॉस मत समझो, कहीं ऐसा न हो के बाद में तुम सभी को इसके लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़े। उस डिमोनिक कल्टीवेटर की ये बात सुनकर उनमें से एक इवल कल्टीवेटर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा है। और तुम्हारे जैसे घटिया डिमोनिक कल्टीवेटर्स तो पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों के गुलाम बन सके। और मुझे उम्मीद है अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम्हें आगे क्या करना है। जिसपे एक दूसरा इवल कल्टीवेटर उससे कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई तो मैं तुम्हें एक बार फिर से अच्छे से सबक सिखा सकता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इस सबक को सीखते सीखते तुम्हारी जान ही चली जाए। और वैसे भी जब तक ये मैजिकल आर्मर्स हमारे पास हैं, तुम सभी लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम सभी को हमेशा हमारी गुलामी ही करनी होगी। और ये कहकर वो इवल कल्टीवेटर अचानक ही वहाँ पे उस डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी अचानक ही वहाँ की वो पूरी जगह हिलने लगती है और एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे उस मायने के बीचों बीच वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल हो गया था, जिससे वहाँ पे एसेस्टर ज़ू और उनके डिसेबल्स की एंट्री होती है। और ये सब देखकर वो सभी इवल कल्टीवेटर्स वहाँ पे काफी ज्यादा शौक दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। तभी जी वैन वहाँ पे अपने दोनों भाइयों को देखकर जल्दी से वहाँ पे उनके पास जाते हुए कहती है, ब्रदर्स कैसे हो आप दोनों, आप ठीक तो हो ना? अचानक वहाँ पे जी वैन को अपने सामने देखकर वो दोनों डिमोनिक कल्टीवेटर्स भी काफी ज्यादा शौक दिखाई दे रहे थे। और जब वो दोनों जी वैन के पीछे देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे दो कल्टीवेटर्स के साथ साथ एक बर्ड भी दिखाई देता है, लेकिन उसे थोड़ा गौर से देखने के बाद ही वो लोग समझ जाते हैं कि ये बर्ड कोई और नहीं बल्कि उनके लॉर्ड डीमन किंग है। तभी वो इवल कल्टीवेटर्स वहाँ पे एसेस्टर ज़ू से चलाते हुए कहते हैं, तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई हमारे डिमोनिक फॉरबिडन एरिया में घुसने की? उस इवल कल्टीवेटर की ये बात सुनकर बन्नी क्रो उसे कहता है, तो तुम ही हो वो इवल कल्टीवेटर जो कि यहाँ पे मेरे डिसेबल्स को बुली कर रहा था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे डिसेबल्स को बुली करने का क्या अंजाम होता है। और ये कहकर बन्नी क्रो अचानक ही गुस्से से वहाँ पे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर वो इवल कल्टीवेटर भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बन्नी क्रो वहाँ पे उसके हमले को डोज करते हुए अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए इवल कल्टीवेटर को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। और तभी बन्नी क्रो उसे वहाँ पे किक मारते हुए उसे वहाँ से काफी दूर फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी ये मैजिकल आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफसोस मेरे जैसे डीमन किंग के सामने तुम्हारी ये मैजिकल आर्मर किसी काम नहीं आने वाले। बन्नी क्रो की ये बात सुनकर वो इवल कल्टीवेटर वहाँ पे एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और वो गुस्से से अपने लोगों को एक साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है, जो देखकर बन्नी क्रो वहाँ पे दोबारा उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ पाता उससे पहले उसे वहाँ पे एसेस्टर ज़ू की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे उन सभी को देखते हुए कोल्ड टून में कहता है इंटरेस्टिंग। और एसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर बन्नी क्रो जल्दी से वहाँ पे एसेस्टर ज़ू के पास चला गया था, जहाँ एसेस्टर ज़ू उसके ऊपर पाँव रखकर उड़ते हुए वहाँ से नीचे आते हैं। जिसके बाद बन्नी क्रो वहाँ पे उन सभी इवल कल्टीवेटर्स को देखते हुए कहता है कि अब आएगा मजा, अब तुम चाहे यहाँ पे जो मर्जी कर लो, तुम सभी की सभी थोड़ी ही देर में मरने वाले हो। बन्नी क्रो की ये बात सुनकर उन सभी इवल कल्टीवेटर्स को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो सभी अचानक ही वहाँ पे एसेस्टर ज़ू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर मूफेंग वहाँ पे एसेस्टर ज़ू को केयरफुल रहने के लिए कहता है। और एसेस्टर ज़ू जो कि वहाँ पे बहुत ही शांति से उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देख रहे थे, वो अचानक ही वहाँ पे अपना ब्लडी ऑरा रिलीज कर देते हैं। और जैसे
जैसे ही एसेस्टाजू वहाँ पे अपना ब्लडी ऑरा रिलीज करता है तो वहाँ पे एसेस्टाजू का पूरा रूप ही चेंज होने लगा था और देखते ही देखते हमें वहाँ पे एसेस्टाजू का डीमन हेल गॉड वाला रूप देखने को मिलता है, जो देखकर तो वो सभी के सभी इवल कल्टिवेटर्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुके थे और उनमें से उनका लीडर वहाँ पे डरते हुए कहता है ये तो डीमन लॉर्ड है। और उस लीडर के ऐसा कहते ही अचानक एसेस्टाजू वहाँ पे एक बार फिर से अपना ब्लडी ऑरा रिलीज करते हुए उन सभी को वहाँ से दूर फेंक देते हैं, लेकिन वो सभी इवल कल्टिवेटर्स वहाँ पे नीचे गिर पाते उससे पहले ही एसेस्टाजू ने वहाँ पे उन सभी इवल कल्टिवेटर्स को अपने ब्लडी ऑरा के अंदर ट्रैप कर दिया था, जो कि वहाँ पे उन सभी इवल कल्टिवेटर्स को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए तड़पाने लगा था, जिसपे वो सभी कल्टिवेटर्स भी वहाँ पे जोर जोर से चलाते हुए डीमन लॉर्ड से रैम की भीख मांगने लगे थे, जिसपे हमारे डीमन हेल गॉड यानी एसेस्टाजू कोल्टून में उनसे कहते हैं तुम सभी लोगों को अपने इस मैजिकल आर्मर के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, यही मैजिकल आर्मर तुम लोगों की जान की वजह बनने वाला है। और ये कहकर अचानक एसेस्टाजू वहाँ पे अपनी ब्लडी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन सभी इवल कल्टिवेटर्स के मैजिकल आर्मर्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिनके डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ पे उन सभी की बॉडीज भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन उन सभी को मारने से पहले एसेस्टाजू अपनी होली ब्लडी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन सभी के सोल्स को वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और ये मेथड वाकई किसी डीमन हेल गॉड का ही लग रहा था। और एसेस्टाजू जो कि पहले लोगों को बहुत ही आसान मौत देते थे, आज पहली बार उन्होंने किसी को तड़पा तड़पा के मारा था और ऊपर से उन्हें सिर्फ मारा ही नहीं था बल्कि उनकी सोल्स को भी खत्म कर दिया था। और ये देखकर वो सभी डिमोनिक कल्टिवेटर्स वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पर्सन है कौन। और तभी एसेस्टाजू वहाँ पे उन इवल कल्टिवेटर्स की सोल से बनाई हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को मूफेंग और उसके साथी डिमोनिक कल्टिवेटर की बॉडी के अंदर भेज देते हैं, जिसकी वजह से देखते ही देखते ना सिर्फ वहाँ पे उन दोनों की सारी इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उन दोनों की पावर्स भी पहले से काफी गुना बढ़ चुकी थी, जो देखकर बर्निक्रो भी वहाँ पे चौंकते हुए अपने डिसेबल से कहता है एसेस्टाजू की स्पिरिचुअल एनर्जी ने ना सिर्फ तुम सभी को ठीक कर दिया है, बल्कि उसी के साथ साथ एसेस्टाजू की दी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी ने तुम दोनों को अपनी पीक पे भी पहुंचा दिया है। और ये कहकर बर्निक्रो वहाँ पे खुश होते हुए एसेस्टाजू का शुक्रिया अदा करने लगा था, जो देखकर बर्निक्रो के वो तीनों डिसेबल्स भी वहाँ पे एसेस्टाजू के सामने झुकते हुए उनका शुक्रिया अदा करने लगे थे, जिस पे एसेस्टाजू तो उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं कहते, लेकिन बर्निक्रो खुश होते हुए कहता है शुक्र है मेरे डिसेबल्स में कुछ तो अकल है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आपको एसेस्टाजू का डीमन हेल गॉड वाला रूप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।